दोस्तों, कारनामा के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पॉलिटिकल मसलों पर कारनामा करता नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स जो है वो अजर अमर है, लेकिन पॉलिटिकल मसले जो होते हैं उनकी उम्र बहुत छोटी होती है। आज जो मसला है राजनीतिक तौर पर, हो सकता है वो कल रहे ना रहे। तो मुझे लगता है कि ऐसे मसलों पर पॉडकास्ट किया जाना चाहिए, कारनामा किया जाना चाहिए, जो लोग आज से 10 साल बाद भी देखें तो उनको रेलेवेंट लगे। ये विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल कारनामा है दोस्तों, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो आपको रेलेवेंट लगेगा, क्योंकि ये बिहार को लेकर के है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है, ऐतिहासिक मतदान हुआ है। अब सवाल यह है कि बिहार की पॉलिटिक्स इतनी इंटरेस्टिंग कभी इससे पहले रही नहीं जितनी अब नेशनल सिनारियो में हो गई है। और कारनामा में बिहार पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए इतने मूर्धन्य लोग मिल जाएं, इतने वरिष्ठ पत्रकार मिल जाएं, तो ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। मैं स्वागत करता हूं, रामकृपाल जी हमारे साथ गाड़ी में मौजूद हैं और अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आप दोनों ही का सर बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय दिया, इसके लिए मैं पहले आपको अग्रिम रूप से धन्यवाद दे देता हूँ। सर, बिहार पॉलिटिक्स को लेकर हम टीवी में रोज डिबेट करते हैं। बड़े असमंजस की स्थिति है कि अब तक हम ये पकड़ नहीं पा रहे बिहार को लेकर, रामकृपाल जी, कि किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। महागठबंधन का अपना दावा है कि रिकॉर्ड मतदान जो हुआ है वो उनके पक्ष में हुआ है, एनडीए का अपना दावा है। लेकिन इतिहास ये कहता है, अगर इतिहास पर नजर डालें, कि जब भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है तो परिवर्तन हुआ है। आपका आकलन क्या कहता है सर, बिहार में काबा? अनुराग जी, मुझे ये लगता है कि जैसा अभी आपने कहा कि बिहार में जिस तरह का सारा कुछ इस बार का जो चुनाव है जी, वो लग रहा है कि बिल्कुल अब तक के सारे चुनावों से बिल्कुल अलग है। हाँ। मैं बिहार को पूरे देश से काट के नहीं देखता हूँ। आप एक ट्रेंड देखेंगे कि जमीनी बदलाव होते हैं उसको लोग कई बार जानते तो हैं कि हुआ है, लेकिन एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। तो होता क्या है कि बहुत सारा बदलाव जो है, और जो परिणाम या चुनाव में ये सब चीजें आती हैं, वो दबे पांव वो बदलाव भी बहुत हद तक रहते हैं। ठीक है। तो जैसा आप ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा वोट परसेंट होने से हमेशा बदलाव होता है, एक जमाने में होता रहा होगा। लेकिन अगर आप देखें, मैं ज्यादा तो ये नहीं कहूंगा कि मोदी के ही, लेकिन मोदी के आने से पहले से शुरुआत हो गई थी कि वो एंटी इनकम्बेंसी जो एक होती थी ना, कि बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड, जैसे उत्तर प्रदेश में था, कहीं भी होती थी, या मध्य प्रदेश में एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस तो, ये क्रम टूट गया था। आप इसको मानते हैं? 2010 हो गई। हाँ, अब देखिए गुजरात का जो इलेक्शन हुआ था मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, सब लोग ये कयास लगा रहे थे कि मोदी इस बार बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं होगी, और केशु भाई पटेल निकल के चले गए थे। सबको यह लग रहा था कि केशु भाई पटेल के बिना सरकार नहीं बनेगी। मैं शायद अकेला व्यक्ति था, और पूरा पॉडकास्ट में, मतलब ब्रॉडकास्ट, मैंने कहा था कि मोदी 3 फिगर में जाएंगे। अच्छा। और गुजरात की जनता मोदी को गांधीनगर में रखने के लिए नहीं वोट दे रही है। हाँ। उनमें एक पोटेंशियल प्रधानमंत्री वो देख रही है। अच्छा। और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने के लिए वोट देगी। अच्छा। और हुआ वही। केशु भाई पटेल के रिबेलियन के बाद भी 2012 या 13 है, ये आप अरविंद जी बताइए। अरविंद जी ज्यादा होगा। 2013 में 3 फिगर में आए मोदी, और गुजरात में रिपीट हो रहा है। महाराष्ट्र में भी अगर आप देख लीजिए तो रिपीट ही हुआ है। वो अलग बात है कि उद्धव चले गए थे, लेकिन दोनों को मिलाकर के जनता ने मेजॉरिटी तो दी थी। हाँ। मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं। ठीक है। फिर वही देखिए उत्तर प्रदेश में वही हुआ। तो मेरा ये कहना है, मानना ये है कि अब एक जो जमीनी सच्चाई पर जो जमीनी बदलाव हो रहे हैं, ये देखिए, ये रिफॉर्मिज्म है। ठीक है। कि हमको कुछ मिल रहा है, और ये रिफॉर्मिज्म जो है ये बहुत देर से सही लेकिन भारत में आया है। ठीक है। आज की तारीख में जो मिडिल क्लास है, जो बहुत बड़ा वोट वर्ग है, पहले वो क्या करता था कि वो चना खा के लड़ जाता था। लेबर जो यूनियन 1-1 महीने लड़ जाती थी। 70s के बाद से, जब से आपने उसको एक इकोनॉमिज्म में फंसा दिया, आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं है सैलरीड पर्सन जो ईएमआई न देता हो। ठीक बात है। चाहे वो टीवी की ईएमआई हो, मकान की ईएमआई हो। यानी उसके हड़ताल करने की उसका जो पोटेंसी थी वो एकदम खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक दिन की भी सैलरी वो गंवाना नहीं चाहता। तो मैं
अब संक्षेप में, जैसा मेरे बारे में बिहार, हालांकि 14 तारीख को क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, हाँ। लेकिन 2015 में जो हुआ था तब भी लोगों ने कहा था बीजेपी शायद जीत जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। लेकिन 25 में 15 वाली स्थितियां नहीं है। हाँ। कारण ये है कि थोड़ा थोड़ा जैसे वही होता है ना, कुछ कुछ दे करके उस क्लास को नीतीश कुमार ने, और मैं मानता हूं किसी भी इलेक्शन में 5 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होता है पार्टी, दूसरा पर्सनालिटी, और तीसरा जो होता है पार्टी, पर्सनालिटी, प्रोग्राम, परसेप्शन और पॉपुलैरिटी। ठीक है। ये 5 पैमानों पर अगर आप देखें दोनों खेमों को, इसमें नीतीश का पड़ना बहुत भारी है। लेकिन ये जो जिस ट्रेंड की बात कर रहे हैं अरविंद मोहन जी, रामकृपाल जी, जिस ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जिस प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, वो वाकई में प्रो इनकम्बेंसी है या वोट चोरी है, जिसको राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया, महागठबंधन ने मुद्दा बनाया। पहले ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा बनता था, अब वोट चोरी का मुद्दा बन रहा है, और बड़ी मुखरता से बन रहा है। देखिए, ट्रांजिशन, मुझे लगता है ये ट्रांजिशन का चुनाव है बिहार के लिए, और ये कई चीज़ों की परीक्षा लेगा। अच्छा। एक तो यही कि क्या इस तरह से प्रोग्राम दे के और पैसे दे के और सामान सुविधाएं बांट के चुनाव जीता जा सके, क्योंकि 12-13 प्रोग्राम ऐसे आए हैं चुनाव के ठीक पहले। ठीक है। बल्कि बीच चुनाव में भी पैसा बांट रहा है सरकार की ओर से। आपका इशारा शायद 10,000 वाली योजना का है कि अभी बीच चुनाव में भी बढ़ रहा है जी। तो, और जबकि नीतीश कुमार का स्वभाव ये नहीं है कि वो इस तरह से पैसा बांटे हैं या इस तरह की योजनाओं को लेके आए। तो एक तो यही कि ये कहाँ तक सूट हो रहा है, और दूसरा ये कि इन सब में 35 साल से बिहार में पिछड़ा राज्य है। ठीक है। और वो लगभग सॉलिड बन गया है, किसी अगड़े के लिए कोई गुंजाइश हाल फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, किसी मुसलमान के लिए नहीं दिखाई दे रही है, अगड़े के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पिछड़ों की आबादी इतनी ज्यादा है कि आप उसको आसानी से चुनाव में नहीं हरा सकते। और उनमें इतना कॉन्शसनेस है, सिर्फ आबादी नहीं है, अब वो पॉलिटिकलाइज हो गए हैं क्या बात। ये टेस्ट, इस बार का टेस्ट उनके लिए भी है, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार पिछड़ा तो हैं, लेकिन एग्जैक्ट पिछड़ा पॉलिटिक्स उस तरह से नहीं करते रहे हैं जैसे मंडल के और लोग करते रहे हैं। अच्छा। दूसरी ओर बीजेपी है जो पिछड़ा पॉलिटिक्स से दूर रही है, लेकिन वो पिछड़ा पॉलिटिक्स करने में कहीं पीछे नहीं हो पा रही है। वो पिछड़ा को आगे करो, प्रधानमंत्री का पिछड़ा होना एक इस्तेमाल करो, या भी पिछड़ा पॉलिटिक्स के जो लटके झटके हैं वो अपनाने की कोशिश करती है। तो पिछड़ों ने उनको कई जगह अपनाया है, बिहार के पिछड़ों ने अब तक उनको, बीजेपी को नहीं अपनाया है। पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन अपनाया नहीं है। ठीक है। तो इस बार मुझे लग रहा है कांग्रेस एकदम अजीब किस्म की पार्टी थी सोशल इश्यूज पे, लेकिन इस बार वो खुल के पिछड़ा पॉलिटिक्स कर रही है। और राहुल गांधी के आने के बाद से ये बदलाव आया है। तो इन सब का टेस्ट इस बार होगा कि वो कितना चल रहे हैं, नहीं चले, और नीतीश कुमार का काम और उनकी जाति, ये दोनों मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है। तो इसलिए अचानक देखेंगे कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की जाति उनका सपोर्ट बेस आप मान रहे हैं? ओबीसी ग्रुप में मैंने सिर्फ उनकी जाति नहीं, जाति तो बहुत, लेकिन उनको ओबीसी होना उनका अपने आप में, क्योंकि उन पे फिर ये चार्ज नहीं लग सकता कि वो पिछड़ा विरोधी हैं या पिछड़ा सपोर्ट उनको नहीं है। तो उस हिसाब से नीतीश कुमार का पिछड़ा होना काफी लाभ का है, और इस बार उनके प्रति जबरदस्त सिंपैथी है। अच्छा। और ये लोग मान रहे हैं कि उनकी ये लास्ट इनिंग है। वो एक आध भाषण में भी उन्होंने ये कहा है कि आप हमको अब विदाई इस तरह से दीजिए। अच्छा। क्योंकि हमने जो काम किया है उसके लिए बदले चाहते हैं कि अच्छी विदाई हो। तो उनके प्रति पिछली बार एलजेपी ने खुल के, और उसके पीछे बीजेपी ने नीतीश कुमार की इमेज गिराने की कोशिश की थी जी। इस बार वो ग्रुप काफी एक साथ है। लेकिन पिछले बार और एनडीए और महागठबंधन में बहुत कम का अंतर रह गया था। अच्छा। और इस बार अगर सोशल ग्रुपिंग के लिहाज से देखें तो महागठबंधन ने 2-3 ग्रुप नए तोड़े हैं। जैसे मलाहों को अपनी ओर किया है, जो पिछली बार इस तरफ थे।
तांती ग्रुप को अपने साथ किया है। और मुस्लिम वोट भी पिछले बार की तुलना में इस बार ज्यादा टूटा है, कम टूटा है। पिछली बार जेडीयू के साथ गया था। कुशवाहा वोट जो कोयरी कुशवाहा एक साथ चलते थे नीतीश कुमार के, इस बार उसमें भी बिखराव है। तो अगर सोशल ग्रुपिंग्स के लिहाज से देखेंगे तो महागठबंधन का पलड़ा आपको भारी दिखाई देगा। अच्छा, लेकिन कुल मिला के जो सिंपैथी हो रही है और जो एनडीए की एकता बनी है, वो गेम को अचानक नीतीश कुमार के हक में झुका देती है पूरी तरह से। रामकृपाल जी, एक बहुत अच्छा आकलन, ये जो चिराग पासवान का एक फैक्टर बताया पिछले 2020 में, ये कहा गया था कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे किया, उनके वोट कटे। सवाल ये है कि एक योजना की बात की उन्होंने, कई योजनाओं की, जिसमें से एक 10,000 वाली योजना है। हम जितना पॉलिटिक्स को बिहार की समझते हैं, नीतीश कुमार जो है सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के उन्होंने काम किया, बेटियों को साइकिल बांटी कि भाई आप साइकिल पर स्कूल कॉलेज जाइए। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था वो था शराबबंदी, जिसकी वजह से एक महिला वोट उनके पक्ष में आया था, ऐसा माना जाता है। क्या नीतीश कुमार से वो महिला वोट छिटक गया है जो 10,000 अकाउंट में डालने की जरूरत पड़ी? ये लुभावनी योजना लाने की जरूरत क्यों पड़ी इस वक्त? देखिए अनुराग जी, एक जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि हमेशा दो चीजें होती हैं। क्या होता है कि आज के 20 साल 25 साल पहले जो आवश्यकताएं थी, जिसको आप कहते थे कि रोटी कपड़ा और मकान, वो चीजें भी बहुत हद तक अब बदल गई है। ठीक है, मकान सबके पास हो गया, उसको बेहतर मकान चाहिए। रोटी अब उस तरह का नहीं रह गया। 80 करोड़ को तो वैसे भी मिल रहा है। तो क्या हो गया है कि बेसिक जो चीजें, अब क्या हो गया समाज में, जहां था वहां से कुछ और। ठीक है, तो ये हर जगह चल रहा है। एक शब्द आता है, मार्क्सिस्टों ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, नेसेसरी इविल। अच्छा, इसको कार्ल मार्क्स ने भी कहा था। ठीक है, कि एक नेसेसरी इविल है सत्ता को थ्रो करना। ठीक है, ये आदर्श चीज नहीं है। लेकिन जब तक इसको नहीं करोगे तब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही इंदिरा गांधी ने कहा था कि गोल्डन टेम्पल पर जो मैंने किया, इट वॉज नेसेसरी इविल। ठीक है, मतलब इवल माना नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही जब जिस समय जो चीजें, मैंने रोजा देश पांडे की किताब है जिसका मैं कई बार जिक्र करता हूँ, उन्होंने किताब लिखी थी जब डागे थे, और डागे ने उसका प्रीफेस भी लिखा है कि रिफॉर्मिज्म एंड सोशलिज्म गो टुगेदर। अगर किसी को कुछ मिल रहा है, आप छीनने की कोशिश करोगे तो आपको छोड़ देगा। इसलिए मान के चलो कि किसी को कुछ मिल रहा है तो आप उससे ज्यादा देने की बात करो, लेकिन छीनने की बात अगर आप करोगे कि नहीं एक दिन साम्यवाद आएगा और सब इंडिविजुअल ऑर्डर से खत्म हो जाएगी, तो ये नहीं चलता। अब जिस तरह का आप देखिए, चाहे वो केजरीवाल को कह लें, यहाँ को कह लें, जयललिता ने सबसे पहले टीवी बांटना शुरू किया था, याद फ्रीबीज। तो ये जो थोड़ा सा फ्री बीज है ना, जिसको हम आप समझते हैं बड़ी भारी गंदगी है शहर, लेकिन एक छोटे आदमी के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। जैसे मोदी ने 6,000 रुपया साल का किसानों को देना शुरू किया। ठीक है, अब जो बाप बेटे शहर में कमाने चले गए, बाप को भूल गए, उसको पास बीड़ी पीने का पैसा नहीं होता था। अब वो क्या हुआ कि ये 6,000 रुपया उसको जो आ जाता है, चूंकि उसके नाम जमीन है, तो उसके लिए बहुत बड़ी वो राहत है। तो तो इस संदर्भ में जैसे मैंने कहा कि नीतीश भी चाहते तो नहीं है, मोदी भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीजें, कई बार आपने देखा होगा, लेकिन कुल मिला करके कि सामने वाला वही है कि इसको पराज, वही बात है कि अस्वस्थामा मरो नरो व कुंजरो, सुनाई नहीं पड़ा, वो कृष्ण की तरह। तो राजनीति में जैसे साम दाम दंड भेद, उस पर आपको भी चलना पड़ता है, क्योंकि आपको तेजस्वी जी ने घोषणाएं जो पहले की, लेकिन तेजस्वी शुरू से क्या क्या घोषणाएं करते रहे, तो इन लोगों को पता था कि ये चीजें आएंगी बिना कुछ दिए। यह तेजस्वी ने कहा था, वो शुरू से कह रहे थे मैं ये कर दूंगा। भाई बहना तो तेजस्वी ने ही शुरू किया था ना, कुछ माई बहना, सॉरी माई बहना, ऐसे लाडली वहां हुआ था मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो ऐसे माहौल में आप एकदम कहें कि हम आदर्शवादी इलेक्शन लड़ेंगे बिहार में, संभव नहीं था। हालांकि फिर वही कह रहा हूँ,
लेकिन एक जो फंडामेंटल चेंज हो रहा है समाज में, मैं उसकी तरफ कह रहा हूँ। मैं आपको उत्तर प्रदेश से एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ मोटे तौर पर समाज में क्या है, जैसे एक सेब है, आप उसको काट दीजिए, आधा इधर कर दीजिए, पिछड़ा है, आधे में 3 फाक कीजिए, 1/3 सवर्ण, 1/3 माइनॉरिटी, 1/3 दलित, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। कभी भी जो ये पिछड़ा कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में पीजेंट्री पार्टी, या जो जैसे वहाँ चौधरी चरण सिंह 67 में सभ्य सरकारें बननी शुरू हुई, चौधरी चरण वहाँ थे, यहाँ कर्पूरी ठाकुर, सब लोग, तो यहाँ पे एक समाजवाद के नाम पर एक आंदोलन उस तरह का था जिसमें ये पिछड़े बहुत ज्यादा उनके साथ जुड़े हुए थे। मंडल जब आया तो मंडल कमीशन ने एक दही जमाया। शुरू के दौर में मंडल लगा कि पिछड़े 100 में 60, और यही हुआ कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जैसे ये हुआ। लेकिन जो दही जमाया था मंडल ने, उस समय के साथ उसमें फर्मेंटेशन हुआ, और 2 चीजें उससे निकली मथने के बाद, मक्खन और मट्ठा। मक्खन जो रहा वो यादव के नाम पे रहा, मट्ठा जो हुआ वो बीजेपी की तरफ चला गया। अच्छा। और आप देखिए 12 के बाद 14 का इलेक्शन, 14, 17, 19, 22 और 22 के बाद तो खैर हुआ नहीं, अब तो 27 में होगा। हाँ, इसके बाद 24 का ये जो थोड़ा सा पिछला गड़बड़ हुआ, इसमें अगर आप देखिए तो जो 50% या 54% का जो टोटल होता है, इसमें जो क्रीमी लेयर है यादवों की, एक नया सवर्ण आ गया इनके बीच में। तो जो दहाई में अगर कहीं पिछड़ा है तो सिर्फ यादव है, ठीक है, बाकी सब इकाई में है। और ये जो समाज अब धीरे धीरे डिजिटल फ्रेमवर्क, तो पॉलिटिकल एस्पिरेशन उन समाज के भी बढ़ रहे हैं जो 2.5% 3% ये होते हैं। ठीक है। हम उनको कहते हैं, जैसे कि साप्ताहिक बाजार लगती है ना, तो उसमें शाम को जब बेचने वाले सब्जी उब्जी जाते हैं तो जो थोड़ी बहुत बच जाती फेंक देते हैं। तो इसी तरह से बाकी जातियां, सिर्फ यादव और कुर्मी पटेल यही गिने जाते थे। बाकी जातियां जो 1% है, 1.5% है, 2.5% है, उनको कोई गिनता नहीं था। तो पिछड़ों का मतलब ये हो जाता था। नतीजा क्या हुआ कि वो कुशवाहा, फलाना ठिकाना तमाम उत्तर प्रदेश में 37 से 38% जो पिछड़े थे, गैर यादव, वो चले गए बीजेपी की तरफ। कमोबेश नीतीश कुमार ने यहाँ क्या किया कि नीतीश कुमार ने महादलित वाला साधा। ये ऐसी सारी चीजें हैं। और जो आप महिलाओं वाली बात कर रहे थे, देखिए 2 चीज होती है महिलाओं में। एक चीज ये होती है कि जब जिन्होंने शुरू में साथ दिया है उनसे उसका मोह भंग नहीं होता। महिलाओं का बहुत बड़ा एक तबका नीतीश कुमार के साथ है। अच्छा। और इधर आपने देखा होगा एक टैक्टफुल काम किया कि नीतीश कुमार ने किया है कि माइनॉरिटी वोट नीतीश कुमार को अच्छा खासा मिलता रहा है। इसीलिए मोदी की पिछली 3 सभाओं में नीतीश कुमार कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो एक ये शो करने का है कि हम बीजेपी नहीं है, जेडीयू वही है जो हम पहले थे। उस वोट को इंटैक्ट रखना चाहते। हाँ, ये एक बहुत बड़ा, देखिए आप उनका जो रोड शो हुआ उसमें भी नहीं थे, उसके बाद भी नहीं थे। ऐसा अब कई लोग कयास लगा रहे हैं कि नीतीश जी नाराज होकर कहीं उधर चले हैं। कुछ नहीं है, ये स्ट्रेटजी के तहत है कि हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन हम बीजेपी नहीं है। आप समझ गए ना? इसका एक बहुत बड़ा फायदा नीतीश को मेरी समझ से मिलने जा रहा है। और ये फैसला तो खैर 14 तारीख को होगा। और दूसरा जो मैंने ये कहा कि ये जो मंडल और पिछड़ा था, इसमें भी धीरे धीरे असर्ट कर रही हैं अब। और एक नया सवर्ण पैदा हुआ है। पहला जो सवर्ण था वो तो लाठी से बात करता था, उसने लाठी फेंक दी मायावती और मुलायम के मिलते ही वो समझ गया कि हमारे दिन चले गए, फेंक आया पिछवाड़े। ये जो नया सवर्ण बना है बंदूक लेके चलता है। और पीजेंट्री एंड नॉन पीजेंट्री, लेबरलेस पीजेंट्री जो है वो दलित है। जमीनें किसके पास है? जमीनें बड़ी तेजी से ट्रांसफर हुई हैं सवर्णों से लेकर के बैकवर्ड के पास। पटेल, कुर्मी, यादव, ये नए लैंडलॉर्ड बने हैं। तो ये जो 36 का आंकड़ा है इनका जी,
ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। और ये सिर्फ वही नहीं है, पूरे आप देखिए बीजेपी बैकवर्ड कभी बीजेपी के साथ नहीं था। वो क्यों आया है और कौन बैकवर्ड है? उसमें यादव नहीं है बहुत हद तक, मतलब जहां हो सकता है कहीं हो, हाँ। लेकिन जहां भी उसका यादव नेता है कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो लेकिन सिर्फ आप माई के सहारे नहीं चल सकते। यहाँ नीतीश जी वो यम में से भी एक बड़ा टुकड़ा लेना चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। अरविंद जी ज्यादा। अरविंद जी, आपने अभी एक आकलन प्रस्तुत किया था जिसमें आपने कहा कि भाई नीतीश कुमार की सम्मानजनक विदाई का एक प्लान तैयार किया गया, ये जो भी, फिर आप ये भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार मजबूत होकर उभरेंगे। सवाल ये कि जातिगत समीकरण तो समझा दिया, और जाति की राजनीति बिहार से ही शुरू हुई थी और वो कभी खत्म नहीं होने वाली। हमें याद है आजादी से पहले कैसे त्रिवेणी आंदोलन या जनेऊ आंदोलन चला करता था। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस बार निपटाने की तैयारी है, इस बार ये माना जा रहा है कि नीतीश बाबू को कमजोर करने की तैयारी है, इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया गया, इस बार ये जरूर कहा गया कि भाई ठीक है, विधान दल का नेता तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा और नीतीश बाबू भी हो सकते हैं, या वैकेंसी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम बीजेपी ने घोषित नहीं किया। सवाल यह है कि नीतीश बाबू जातिगत तौर पर जो समीकरण रामकृपाल जी ने बताया वो तो ठीक है, लेकिन अगर नीतीश बाबू की ओवरऑल एनडीए में स्थिति देखी जाए तो आपको क्या लगता है, क्या नीतीश बाबू केंद्र में सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए उनको बिहार में कोई खतरा नहीं है, या वाकई बीजेपी इस बार उनको निपटाने की तैयारी में है? नहीं, बीजेपी निपटाएगी क्यों, और बीजेपी के निपटाए वो निपटने वाले भी नहीं है। बल्कि इस चुनाव में अभी फर्स्ट फेज के बाद ये हुआ है जो सुन रहा हूँ मैं, हाँ। कि पोस्टर्स आए हैं जिसमें सेंटर में अब वही हैं। अच्छा। और उसमें मोदी और शाह के पोस्टर जो पहले फोकस करके लाया गया था, अच्छा, उसकी जगह नीतीश कुमार को ला दिया गया। हाँ। क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पे ही वोट पड़ रहा है, और अगर एनडीए बचेगा और जीतेगा तो उसके केंद्र बिंदु नीतीश कुमार ही होंगे। तो इसलिए वो नीतीश वाला, बल्कि हम सब लोग मान रहे थे कि फिजिकली वो काफी कमजोर हो गए हैं। कैंपेनिंग अकेले करके उन्होंने ये भी साबित किया है कि वो इतने कमजोर नहीं है और इतने बाहर नहीं है। ठीक है, हाँ बताइए। एक इम्प्रेशन ये बनाया जा रहा है बहुत नीतीश के या पिछड़ा पॉलिटिक्स वालों में कि संजय झा और ललन सिंह सारी गड़बड़ कर रहे हैं और ये बीजेपी के लोग हैं। हाँ। तो ये याद रखना जरूरी है कि संजय झा और ललन सिंह खुद से नहीं बने हैं। अच्छा। इनको नीतीश कुमार ने बनाया है। ठीक है। गांधी ने नेहरू को चुना था, कोई नेहरू खुद से लीडर वहां नहीं बन गए थे। तो इन्होंने अगर साथ में रखा है तो इतना अनजान वो नहीं है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। हाँ। और इनके षड्यंत्र का हिस्सा बन जाएंगे। और अभी भी जब उस दिन बारिश के कैंपेनिंग में वो निकले हैं तो रात में चुपचाप जाके संजय झा के यहाँ ही रुके। अच्छा। और बीजेपी के लोगों को मालूम नहीं हुआ, उनके गाँव जाके रुके। हाँ। तो इसलिए ये कोई षड्यंत्र ऐसा नहीं है, वो वोट के पॉलिटिक्स का अपना खेल है। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार की मजबूती जो है वो मजबूरी भी कई चीजों में है। जैसे यही योजनाएं मेरे ख्याल से इस किस्म की उनको पसंद नहीं है। हाँ। और ये बीजेपी का असर है, जितना फायदा बीजेपी को या एनडीए को हो रहा है इस योजना से। हाँ। उसमें एक नुकसान ये भी, जो इम्प्रेशन ये बन गया था कि असली कमान सत्ता की कहीं और है और नीतीश कुमार अब एक मोहरा बन गए हैं। ये सब बनवाने में इन योजनाओं का भी एक रोल है। अच्छा। कि इस तरह की योजना वो नहीं देते थे, ये मोदी और शाह लेके आए हैं, ये चुनाव इस तरह से जीतना चाहते। लेकिन चुनाव ने काफी चीजों को मटियामेट कर दिया है, मैं मानता हूँ। जैसे ये सब इम्प्रेशन भी मेरे ख्याल से खत्म होगा कि इस तरह की चीजें बांट के चुनाव में बहुत लाभ होता है। क्योंकि इसी एक ही किसी महिला का, किसी पुरुष का सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती है। वही महिला पिछड़ा भी है, वही महिला युवा भी है, वही महिला वृद्ध भी है। तो अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग ग्रुपिंग्स हैं, अलग अलग तरह की जरूरतें हैं, उन सब के हिसाब से वोटिंग पड़ती है। वो एक तरह का, तो नीतीश कुमार इस चुनाव में ताकतवर होकर उभरेंगे। असली सवाल असल में वोटिंग परसेंटेज काफी तेजी से बढ़ा है, उसके बाद ये हो गया है। हाँ। कि क्या एनडीए आ पाएगा या नहीं आएगा। हाँ। तो उसके पहले तक मेरे जैसे लोगों को लग रहा था कि एनडीए बहुत स्मूथली आ रहा है और काफी सीटें लेके आ रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज में मुझे लग रहा है कि जिस तरह की गोलबंदी हुई है महागठबंधन में, और जो जातियां खास तौर से बिहार की एग्रेसिव मानी जाती हैं, हाँ। उनमें से ज्यादातर की ग्रुपिंग उस तरफ हुई है। अच्छा। इस तरफ के ग्रुपिंग्स में एकमात्र भूमिहारों का ग्रुप ऐसा है जो
और बाकी अगड़े इस बार अचानक चुप हो गए लगते हैं, जो कायदे से एनडीए और बीजेपी के वोटर हैं। अच्छा। और उन सब जगहों पे वोटिंग परसेंटेज आप देखिए, पटना में, मुजफ्फरपुर में या हर शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। अच्छा। इसको यही माना जा सकता है या माना जा रहा है कि कायस्थ वोट, ब्राह्मण वोट, ये सब जो पहले बहुत उत्साह से मिल जाता था, इस बार वो कम हुआ है। भूमिहारों का वोट बहुत उत्साह से पड़ा है। और ये डिवीजन पहले तो था, लेकिन दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद से अचानक भूमिहार और यादव डिवीजन बहुत साफ हुआ है और उसमें अगड़ा पिछड़ा। तो अगर नीतीश कुमार पिछड़ा नहीं होते तो मेरा मानना है उड़ गया होता एनडीए। अच्छा। तो नीतीश कुमार का अगर एनडीए में हैं और ये हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीत भी सकते हैं जी। तो इसकी वजह यही है कि वो पिछड़ा है। लेकिन इसकी कीमत हो सकता है कि बीजेपी को चुकानी पड़े, क्योंकि इसके कैंडिडेट कम जीते। पिछली बार वो काफी जीते। मैंने तो ये तक सुना है एक आकलन कि भाई इस बार दोनों चरणों में जो जेडीयू के वोटर थे उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया। एलजेपी को नहीं किया। एलजेपी की शिकायत तो बहुत आम है कि एलजेपी ने पिछली बार जो काम, बीजेपी कर रहे हैं, मैं बीजेपी कह रहा हूँ, तो एलजेपी के लिए तो आम है कि एलजेपी के लोग बहुत बुरी तरह हार सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के लोगों ने एकदम सपोर्ट नहीं किया, उनका विरोध किया है। अच्छा। बीजेपी के बारे में भी पुराना बदला निकाला है। और खास तौर से अगला कैंडिडेट अगर है तो उस जगह के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ सपोर्ट इस किस्म का नहीं हुआ है। अच्छा। और कई कंस्टिट्यूंसी में जानता हूँ जहाँ चुनाव सिर्फ अगड़ा पिछड़ा पे हो रहा है और वहाँ की गुटबंदी में हो सकता है कि बीजेपी का कैंडिडेट उड़ जाए, क्योंकि वो अगड़ा है। नीतीश का अगला कैंडिडेट तब भी अपना वोट कुछ लेके और फिर पिछड़ा वोट लेके, तो इसलिए जेडीयू का परफॉर्मेंस सुधरने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार का रिपीट भी हो जाए, बढ़ने की गुंजाइश तो मुझे अब नहीं दिखाई दे रही है फर्स्ट फेज के बाद। पिछली बार का रिपीट हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। और या फिर वो तेजस्वी की पार्टी को रोक लें ये लोग। अच्छा। तो भी, क्योंकि इतना एग्रेसिव वोटिंग के बाद और इतने एग्रेसिव पोलराइजेशन के बाद, अच्छा ये बहुत कम वक्त मिला इसको सेटल होने में। जैसे मैं कल भी एक कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा था अपने यहाँ की, अभी भी वोटर वहां तय नहीं है और वोट ले दे के उसी पे जा रहा है कि जब पिछड़े वहां वोट देंगे तो हम इधर क्यों वोट दें। कैंडिडेट ठीक उल्टा है, लेकिन ये पोलराइजेशन वहां अभी भी हो सकता है कि आखिरी रात तक इस किस्म के ये हो। अच्छा। मुसलमानों का रुख देख रहे हैं, अगर वो उधर जाएंगे तो हम इधर हो जाएंगे। तो ये इसका मतलब है कि बाकी पॉलिटिक्स धीरे धीरे कमजोर हुई है और बाकी पॉलिटिक्स में ये जो पैसे बांटना और सुविधा बांटना की पॉलिटिक्स तो है जी। लेकिन जाति पे फिर पार्टियों ने भी खेल खेला है। ऐसा नहीं है कि पार्टियों ने, वो सब हम सब ने देखा है कि किस तरह से दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद ललन सिंह किस तरह से एक्टिव हुए। माने वो सिर्फ अनंत सिंह का मामला नहीं रह गया, वो ललन सिंह बाजाप्ता एक्टिव हुए और चुनाव जितवाना है ये ठेका लेके एक तरह से आए। अच्छा, ठीक उसी में विजय सिन्हा अब गाली देते घूम रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको ललन सिंह और बाकी लोग, तो इसलिए जाति की पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से पार्टियों ने ये फ्रीबीज कहिए उसकी पॉलिटिक्स एक चलाई है, लेकिन उससे ज़्यादा जाति की पॉलिटिक्स चलाई है। तो इसलिए बिहार 35 साल बाद एक नए तरह के पॉलिटिक्स में आ रहा है जो सीधा मेरे हिसाब से पिछड़ा पॉलिटिक्स भी अब नहीं रहेगा उस तरह से। अच्छा। लेकिन ये जो नई पॉलिटिक्स चल रही है उसमें सरकारी धन का इस्तेमाल और वायदों का इस्तेमाल, इन सब का बढ़ गया काफ़ी। ठीक है रामकृपाल जी, ये तो रही जाति की बात, ये तो रही एनडीए जेडीयू की बात। अब बात करते हैं युवाओं की भूमिका की। इस बार के बिहार इलेक्शन में मुझे लगता है कि युवाओं की बहुत अहम भूमिका। अभी राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वोट चोरी पर, उसमें उन्होंने जेनजीज का आह्वान किया कि मैं जेनजीज को समझाना चाहता हूं कि अपना अधिकार मत मरने दो। सवाल यह है कि युवा जो हैं वो, अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जन स्वराज की तरफ ज्यादा है। प्रशांत किशोर ने युवाओं को ज्यादा लुभाया है। क्या जन स्वराज युवाओं के मद्देनजर कोई उलटफेर करने की ताकत रखता है इस बार पार्टी जो है, या फिर प्रशांत किशोर कुछ आपको लगता है कि बिहार पॉलिटिक्स में एक नए किरदार में उभरेंगे? बल्कि मैं उल्टा बोलेंगे। अगर आप नहीं कहते तो अभी मैं इस पर आ रहा था। अच्छा। क्योंकि अरविंद जी ने जो एक सवाल किया था, देखिए दो चीजें होती हैं। एक आक्रोश होता है, बदला भी होता है,
और दूसरा ये होता है कि मेरा आगे का भविष्य क्या है। ठीक है। अब आपको दोनों में जब चुनाव करना होता है, एक तो होता है कि भाई ये हुआ है, ये कर देंगे, हाँ, बाकी देखा जाएगा। हाँ, 65% एवरेज जो है वो युवा है। ठीक है। है? युवा की पीठ पर अतीत की गठरी बहुत छोटी सी है। यानी जंगल राज उन्हें याद नहीं, मेरा कहना कहीं उसके सामने, हाँ, जैसे मैं हूँ 74 साल का, मेरी पीठ पर सबसे ज्यादा अतीत ही है। अतीत ही है। मेरे पास वर्तमान और भविष्य के बारे में कम है। हाँ, ज्यादा चिंता मुझे अतीत की, तो अतीत की बातें करेंगे। हाँ, मेरा बेटा जो है उसके 75% उसका जो है वो वर्तमान और भविष्य है, 25% अतीत है। तो उसकी जो भी चिंताएं होगी वो आगे को लेकर के होगी, पीछे को लेकर के नहीं होगी। हाँ। तो एक बात आप यूँ समझ लीजिए कि भले चाहे जितना हो, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब किसी को चुनना होता है तो हमेशा बेटर एंड बेस्ट का चुनाव नहीं होता है। ये भी देखता है कि भाई ये बहुत खराब है, मान ले खराब है, लेकिन इससे इतने अवगुण के बावजूद इससे उम्मीद क्या है, इसका अतीत का क्या रहा है और इसका अतीत का क्या रहा है। तो जब मैं कभी इस बात को कहता हूं कि लालू और नीतीश दोनों इमरजेंसी जेल से निकले थे, उस समय लालू और नीतीश की आर्थिक हैसियत करीब करीब बराबर थी। हाँ। और 20 साल का जो नीतीश का कैरियर है जी, वो ये हो सकता है कि उन्होंने उतना न दिया हो जितना सामने वाला चाह रहा हो, लेकिन सामने वाला ये नहीं कर सकता कि तो मेरे पॉकेट से भी ले गया, कम से कम ये नहीं। तो जो मैंने दो बातें कही थी कि देखिए पर्सनालिटी और उसका एक रिकॉर्ड, उसने परफॉर्म भी किया है, लेकिन इस जिस तरह के समाज में वहां से जैसे वही साइकिल बांटना, दारू बंद करना, जो लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार में दारू मिल जाती है, मिल तो गुजरात में होम डिलीवरी होती है, लेकिन देखिए सवाल इस बात का है कि क्या हर आदमी, हर लेबर शाम को इतना अफोर्ड कर पाता है कोई जाकर शराब खरीद के पिएगा, महंगी नहीं। तो जिसका घर, जिस महिला का घर बच गया है, जिस महिला के घर में कम से कम वो चीज नहीं हो रही है कि चले जाओ और दुकान से पाउच लेके आओ, तो वो जो नीतीश के काम है आज भले ही कुछ न हो, जैसे ये कह रहे थे सिंपैथी भी, क्योंकि नीतीश का जो अपना वर्तमान पर्सनालिटी उनकी है वो उस पे उस तरह से छींटे नहीं है जो उस तरह से है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी आप खराब है ये समाज पचा जाएगा। लेकिन बदनाम अगर आप हो गए और बदनाम नहीं, मतलब आप निष्कलुष हैं, लेकिन आपको लोग बेईमान मान लिए हैं, समाज परसेप्शन हो गया, तो आप गए। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ से वहां पे। और जो मैं ये कह रहा था 65% जो आज का यूथ है वो बड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचता है। अच्छा, वो उस तरह के कास्ट समीकरण और उस तरह की चीजों से बहुत वो उन्मुख है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पिताजी का हमारे वो हमेशा लखनऊ की तरफ मुंह करके रहते हैं, यानी पटना की तरफ। उनका सारा सरोकार सुबह ग्राम प्रधान से लेकर के जिलाधिकारी तक, बिजली वाला, पानी वाला, फलाना किसका ट्रांसफर हुआ, अच्छा, वो स्टेट कैपिटल उसका गोल्डन टेम्पल है, यानी वहीं तक सारे सरोकार उनके जाते हैं जहां से फैसले हो सकते हैं। बेटा जो है वो मुंबई, संघाई और सिलिकॉन वैली की तरफ देखता है, उसके सरोकार पटना और लखनऊ से पूरे होने वाले नहीं है, यानी वो आगे का है। और वो जो जिसको जेन जेड कहते हैं, जनरेशन, ये जो यंग जनरेशन है जिसको लेके जनजी, जयप्रकाश नारायण ने भी ये कहा था कि तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है, तरुणाई है, झूम उठी तरुणाई है। और जेपी के सामने ही अगड़ों पिछड़ों का जो मूवमेंट शुरू हुआ तो उसे एक ही क्लास में दर्जा में पिछड़े अगड़े का सर फोड़ रहे थे, अगड़े सर पिछड़े का सर फोड़ रहे थे। तो कहने का अर्थ यह है कि देखिए यूथ भी कोई अपने आप में क्लास नहीं है। ठीक है, क्लास वो होता है जिसका उत्पादन से संबंध हो। जैसे मान लीजिए चपरासियों की हड़ताल है, क्लर्कों की हड़ताल है, इंजीनियरों की हड़ताल है, तो वो तो होता है। हाँ, एक जरूर ये रहता है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि वो फ्यूचर देखता है। नीतीश और लालू में कौन है जो दागी होते हुए भी जिस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है,
वो भरोसा नीतीश कुमार आज भी। नीतीश कुमार एक ऐसे सोशलिस्ट हैं जो राइट विंग की, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस थे, गए बीजेपी में। तो मतलब ये कोई उनके लिए बीजेपी अनटचेबल नहीं है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर भी, यानी जैसे कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह आप खिले रहे। तो नीतीश कुमार, जो मैं ये कह रहा हूँ कि असली उत्तराधिकारी अगर आप कहें कर्पूरी ठाकुर उसके बाद का, जो रियल, और उन्होंने काम भी किया है, जो जिसको आप मुसहर या ये सब, खैर अरविंद मोहन जी ज्यादा अच्छी तरह जानेंगे, ये जो छोटी जातियां, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनको कोई गिनता नहीं, हर एनालिस्ट की नजर में सिर्फ वही पार्टियां आती हैं जो 10% हो या 17% हो। 17% दलित, फलाना परसेंट कितना, 17% सवर्ण, ये सब हो गया, ऐसे हो गया। इनको बेचारों को, जिनको गिना नहीं जाता था समाज में, अब वो असर्ट कर रही है। और वे ताकतें जो छोटी छोटी, इसको काशीराम बहुत अच्छी तरह समझते थे। वो कहते थे कि ये जो 2% है ना, ये होम्योपैथी दवा की तरह है। अच्छा, हाँ, ये इसको, और वो मिला करके एक बड़ी गठरी होती है, वो 30 से 35% होती है। और परसेप्शन ये बना हुआ है कि राजपूत गुंडा होता है, ये भूमिहार गुंडा हो सकता है, और यादव गुंडा हो सकता है। तो 2 तो सवर्ण में आ गए, और तीसरा जो है वो पिछड़ों में एक नया गुंडा है। तो ये मिला के मुझको ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी ने भी एक शुरू किया था कि इसमें से जो क्रीम है उसको छोड़ दो, मट्ठा इकट्ठा करो। यूपी में उसने इकट्ठा किया, और इतने साल तक, आज तक केवल इस लोकसभा में वो भी बीजेपी के बड़बोलेपन के नाते कि संविधान बदल देंगे। दलित जो है नाराज हो गया था कि अम्बेडकर बाबा हमारे बाबू की तबीयत ना रही तो हम क्या करें, ये सब था। वो भी ऐसा नहीं हुआ कि पिछड़ा उसको छोड़ के आया था, वरना पिछड़ा तो 50% है। बीजेपी का बाप नहीं जीत सकता। लेकिन आप देखिए ना, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे इस समय, और जिस तरह से इन्होंने एक और चीज चलाई थी, वोट चोरी। अब आप कहने को कर लीजिए, लेकिन पहले जो अभी इलेक्शन के समय ये वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं दिख रहा था। एकेडमिक भले आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, भले उसमें कितना भी, मतलब मैं कहता हूँ कि सही भी है। भाई राहुल गांधी तो पूरे तथ्यों के साथ हरियाणा इलेक्शंस को लेकर के जितने मैंने वही कहा, एक और स्ट्रेटजी गलत ये होती है ना कि आप सही समय पर गलत फैसले करते हैं और गलत समय पर सही फैसले करते हैं। अब जिस दिन पोलिंग हो रही उसके एक दिन पहले आप हरियाणा चुनाव में क्या गड़बड़ी हुई इसको बताने का क्या मतलब था? भाई होता है ना कि वही बात है। चैती जो है, आप सावन में गाए चैती तो कैसा लगेगा? तो एक बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन वहां भी है। कांग्रेस ये जानती है कि अगर उसके लिए सबसे अच्छा जो था बिहार था, बिहार से बेहतर स्थिति कांग्रेस की न तो बंगाल में है न उत्तर प्रदेश में है। वहां जो ऐसी तैसी कर दी आपकी, तो एक कांग्रेस को तो पता चल गया है कि क्षेत्रीय पार्टियां उसका शोषण कर सकती हैं, उसको मजबूत कभी नहीं बना सकती। और अगर कांग्रेस को केंद्र में आना है, लेकिन कांग्रेस तो डट के खड़ी है उसके बावजूद। मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर कांग्रेस को केंद्र में आना है तो उसे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ना ही होगा। बिना लड़े वो केंद्र में कभी नहीं आएगी। और जो लोग राज्य में आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो पार्लियामेंट में भी ऐसा नहीं होगा कि अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, आपको सीधे जिता देंगे। ये मोह भंग हो रहा है कांग्रेस का। ये बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन जो अंदर इनके हैं वो ये भी है। माइनॉरिटी वोट के लिए देखिए, मैंने जैसा आपके यहाँ कहा था, 3 चॉइस होती है। मुसलमान की पहली पसंद अगर उसके दिल से पूछिए तो आज ओवैसी है। अच्छा, क्योंकि मुसलमान ये जानता है कि अगर उसको अपना उसका जो है दीर्घकालिक हित इसी में है कि बीजेपी को कोई रिप्लेस करने वाला बंदा बने। अपनी को आप मानते हैं कि बिहार में जनसुराज से ज्यादा ओवैसी की पार्टी मजबूत है मुसलमानों के मुताबिक? मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए मुसलमान का पहला चॉइस ओवैसी है अगर वो विकल्प बनने की स्थिति में है। दूसरा चॉइस उसकी कांग्रेस है, और तीसरा चॉइस उसका अगर कांग्रेस में नहीं है तो क्षेत्रीय दल है। मजबूरी है उसकी। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह से वो जनता दल को, सेकुलर जनता दल को छोड़ करके कर्नाटक में कांग्रेस तरफ आया था, उसको जहां भी कांग्रेस मजबूत दिखाई देगी, आप तय जान लिए वो क्षेत्रीय दलों की तुलना में कांग्रेस को प्रेफर करेगा। ठीक है। क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय
विकल्प बन सकती है, दूसरा कोई केंद्रीय विकल्प नहीं है, कोई क्षेत्रीय पार्टी विकल्प नहीं है। और इस देश का मुसलमान जो नया यूथ है वो चाहता है कि कोई एक फायर ब्रांड नेता ऐसा निकले जो कम से कम हमारा केंद्रीय लेवल तक का नेतृत्व कर सके। तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि, और नीतीश कुमार जो है, जैसा मैंने कहा था, नीतीश कुमार उस तरह उसको क्या कहते हैं, मतलब अनटचेबल नहीं है जैसे बीजेपी उसके लिए है। तो ठीक है, अरविंद मोहन जी, क्या आप मानते हैं, मतलब सुशासन एनडीए बेच नहीं पाया इसलिए जंगल राज बेच रहा है, या जंगल राज बेचना सुशासन बेचने के साथ एक फ्रीबी की तरह, मतलब एक उसका काम जो है, मार जो है वो दोहरी हो जाती है जब आप सुशासन के साथ जंगल राज बेचते हैं? तो आप पब्लिक को डरा देते हैं कि देख लो भैया, अगर जंगल राज आ गया तो फिर ऐसा ही होगा। एनडीए का मामला नहीं है, असल में बिहार में चुनाव थोड़ा एनडीए के अंदर की पॉलिटिक्स भी है। बिहार के जो सहयोगी उसके हैं उसमें सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले मेजॉरिटी में है। अच्छा, एलजेपी भी हो और जेडीयू ही ज्यादा लड़ती रही है अभी तक, तो इसलिए वहाँ बीजेपी चला लेगी अपनी सब कुछ एनडीए के नाम पे। तो इसलिए आप देखिए कि और बार कम्युनल पॉलिटिक्स चल जाती थी वहाँ, कम्युनल पोलराइजेशन करने की पॉलिटिक्स। शुरुआत इस बार भी घुसपैठ वगैरह के मुद्दे से हुई, लेकिन वहाँ कुछ चला नहीं। तो इसलिए जंगल राज ले आना, और जंगल राज ले आना माने यूपी में भी हुआ, लॉ एंड ऑर्डर फाइनल सब कुछ, राम मंदिर बनने के बाद भी अगर योगी राज वापस आया तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर ही सबसे ऊपर रहा कि हमने लॉ एंड ऑर्डर बेटर किया, या समाजवादी पार्टी राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था। तो बिहार में भी वही वापस करने की कोशिश की गई और वो एक लेवल पे सफल होती दिख रही है। वो जो है कम से कम कम्युनल इसके पॉलिटिक्स की जगह वो उसने जोर जमाया, और उसमें जो मैं कह रहा था कि अगड़ा पिछड़ा पोलराइजेशन जिस तरह से हो गया है उसने भी एक रोल प्ले किया, क्योंकि जंगल राज का जुड़ाव अहीरों से और लालू यादव के शासन से माना गया, और जो विपक्ष की मुख्य ताकत है वो अहीरों वाली ताकत ही है। अच्छा, तो इसलिए वो शूट करने लगा, तो अब वो चल गया। अब अच्छा, और लालू परिवार भी इस तरह से उससे जुड़ा रहा है कि आप उसको डिसोन नहीं कर सकते। और भले ही वो 20 साल पहले का मामला है और 30-35 साल में 2 जनरेशन बल्कि आ गई, लेकिन वो इतना भयावह है कि उसको याद करा के चीजें कुछ हद तक पलटी जा सकती हैं। और खास तौर से अगड़ों को पोलराइज करना पूरी तरह से, वो तो किया ही जा सकता था। एक संभावना और अरविंद जी जाहिर की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी की कम सीटें आए, जो कि आएंगी, और जेडीयू की ज्यादा सीटें आए, और कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी और जेडीयू में एक बार फिर गठबंधन देखने को मिले। कई बार भतीजा चाचा का आह्वान कर चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो आह्वान स्वीकार कर लें, ऐसी कोई संभावना है क्या? आशंका कहूँ या संभावना कहूँ इससे? देखिए, मुश्किल स्थिति में ये बन सकता है, और नीतीश कुमार बनवा भी सकते हैं। इसमें केंद्र में क्या होगा जो भी हो। अच्छा। लेकिन वहाँ ये राम त्रिपाठी को हाइपरबोल लग रहा है। नहीं, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, नीतीश को आप यूँ समझ लीजिए, आज की तारीख में मैं आपके यहाँ भी एक बात कह चुका हूँ कि डबल इंजन ये लोग कहते हैं, लेकिन बिना केंद्र की मदद के कोई भी स्टेट अगर केंद्र परेशान करना चाहेगा तो आप वो हो जाएगा, नाको चने चबा देगा। और दूसरी बात कि एक देखिए, जैसा आप कह रहे थे ना कि जो जंगल राज या जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं, वो नीतीश क्यों जाएंगे? मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि जब तक नीतीश जिंदा है, ये नीतीश की इच्छा है। बिहार में मुख्यमंत्री तो नीतीश होंगे, ये तय है। बाकी कौन कौन सरकार में रहेगा ये 14 तारीख को तय होगा। नीतीश के लिए जाने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि वह विशेष राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला। तो नहीं, मतलब मेरा ये कहना है कि सवाल इस बात का, मांगे या तो आप चांस चाहिए मुझे, लेकिन हकीकत में जान कितना पाएंगे? जो आज डेवलपमेंट जितना भी नीतीश कुमार ने किया है उसमें निश्चित तौर पर केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और एक जो आगे नीतीश भी जानते हैं, नारा लगाने से और समाजवाद करने से कुछ नहीं होता। जनता कुछ चाहती है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, रोजगार करो, कुछ भी करो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये नीतीश कुमार बेहतर ढंग से मोदी के साथ ही कर पाएंगे। अच्छा। और दूसरा ये है कि देखिए, वो नीतीश कुमार को अगर मजबूरी में हो सकता है उनके साथ जाएं, लेकिन बीजेपी बिहार में इस
पोजीशन में नहीं रहेगी कि वो नीतीश से बार्गेन करे। अच्छा, जब आपको एक केंद्रीय पार्टी बिना शर्त समर्थन दे रही है ताकि लालू यादव ना आने पाए, समझ गए आप ना, तो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में नीतीश कुमार है। आज देखिए ना, कुछ भी रहा हो, हमारे साथ हम हरिवंश एक साथ पढ़ते थे, आज हरिवंश उसी कोटे के रहे ना, आज वहां तक पहुंच गए नीतीश कुमार। छोटी मोटी देखिए कुछ चीजें तो होती रहती है, लेकिन नीतीश कुमार को जितनी रिस्पेक्ट मोदी ने जितनी बार बुलाया, जितना करके मतलब उनके साथ मिले, दोनों की जरूरतें थी। तो नीतीश कुमार अब मैं कह रहा हूं कि बिहार में उस श्रेणी में पहुंच गए हैं जिस श्रेणी में कभी काशीराम, बाला साहब ठाकरे ये लोग हुआ करते थे। अच्छा, यानी वो सत्ता में नहीं रहे, लेकिन उनके बिना वो पार्टी का कोई मतलब नहीं था। आज नीतीश कुमार की पोजीशन कमोबेश उसी बाला साहब ठाकरे और काशीराम जैसी हो गई है। एक तो इतना बेदार 20 साल का उनका चरित्र रहा। आप देख लीजिए, 15 साल के लालू के शासन को आज तक लोग मतलब गलत चीजों के नाते याद कर रहे हैं ना। हाँ। नीतीश के 20 साल के शासन को कम से कम अगर आप प्लस और माइनस करेंगे तो मुझे लगता है प्लस ज्यादा होगा, माइनस कम होगा। तो ये फर्क है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इज द सीएम। और ये बात उन्होंने, चाहे जैसे वो अंदर पॉलिटिक्स तो चलती ही है, लेकिन सबको पता है कि दरवाजे और दीवार के बीच में जो कब्जा होता है ना जोड़ने के लिए, अगर दरवाजा लगना है तो कब्जे की जरूरत है। नीतीश बिहार की पॉलिटिक्स में वो कब्जा है जिनके बिना दरवाजा जुड़ नहीं सकता, इसीलिए और कब्जा कह रहा है कि मैं दीवार और दरवाजे दोनों से बड़ा हूँ। इसको मान लो तुम लोग। कब्जे के बिना दीवार और दरवाजे का कोई महत्व नहीं है आपस में। अरविंद मोहन जी, सबसे बड़ी पार्टी, मतलब अगर मैं पूछूं कि बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी में से सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी पार्टी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी तीसरी पार्टी कौन बन के उभरेगी, तो क्या आपका सीक्वेंस रहेगा? नहीं, अभी भी मुझे लगता है कि आरजेडी नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है। और जेडीयू पिछली बार 3 पे थी, इस बार 2 पे आ जाएगी। ठीक है। और फिर बीजेपी है, फिर कांग्रेस। बीजेपी को आप तीसरे नंबर पे रख रहे हैं? हाँ, तीसरे चौथे पर कांग्रेस। तो लेकिन अब यही है कि 2 और 3 मिल के बनाने की स्थिति होती है कि नहीं होती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जेडीयू बहुत चढ़ने की स्थिति उसकी इसलिए है कि उसने कम से कम टिकटों में हेरफेर किया है और अच्छा बांटा है टिकट। लाख ललन सिंह और संजय झा को हम गाली दें, जेडीयू का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टियों से बेहतर हुआ। बाकी पार्टियों में पैसा चलने का, बाकी चीज़ों का इतना ज़्यादा आरोप है कि कैंडिडेट जब मैदान में गया है उसके साथ ही ये लेवल लेके गया है कि इसने तो टिकट खरीदा है। और तो एक तो उसकी इमेज, और दूसरा उसकी पार्टी ने अगर टिकट बेचा है उसके और छोटी जगहों में मैं कह रहा हूं कि ये आरोप खाली विरोधी तो लगाते हैं, लेकिन छोटी जगहों में अगर 5 करोड़ का 4 करोड़ का भी लेन देन होना तो वो पूरे इलाके में चर्चा, क्योंकि किसी को जमीन बेचनी पड़ती है, किसी को अपना पैसा कहाँ से निकालना, बैंक से उतना पैसा निकालना, ये बड़े शहरों में कैश बहुत आसानी से मिल जाता है। तो छोटे शहरों में अगर इस किस्म की चर्चा होती है तो वो आप उसको निराधार नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लोग जानते हैं कि वो फला जगह की जमीन उसने इस बार भी वो घर में। ठीक, सॉरी सर, रामगढ़ भाई आपका सीक्वेंस क्या है? देखिए, मेरा सीक्वेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी या तो नंबर 1 होगी या नंबर 2। जेडीयू अच्छा। बीजेपी में से कोई भी नंबर 1 हो सकता है। नहीं, क्लियर बताइए मुझे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसलिए कि अभी जो मैं जितना सुन रहा हूँ उसमें मुझे अभी भी, अगर मेरा hunch है तो बीजेपी नंबर 1 होगी। नंबर 2 बीजेपी, मतलब बीजेपी और आरजेडी में जैसे पिछली बार था। अच्छा, हो सकता है 1-2 सीट का कोई फर्क हो, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे। अच्छा, दोनों इतना हो जाएंगे कंफर्टेबल कि किसी तीसरे की जरूरत, मतलब हो सकता है कि ये एलजेपी और जो भी हो। बट बीजेपी, देखिए आज भी नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देने वाले बहुत सारे लोग हैं। जो महिला, आपको लग रहा है कि बिहार में मोदी फैक्टर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। ये तो रामविलास पासवान ने उस बार भी कहा था कि हमारे जो लोग जीते हैं मोदी के नाते जीते हैं। देखिए, मोदी एक ऐसा फैक्टर है, मैं भी फिर कह रहा हूँ, इज्जत घर से लेकर रसोई घर तक
पहले केंद्र का मतलब होता था पोस्ट ऑफिस और रेलगाड़ी। आज महिला एक सुबह उठती है, शौचालय जाती है तो उससे मोदी दिखाई पड़ता है, नीतीश कुमार नहीं दिखाई पड़ेंगे। यूपी में योगी नहीं दिखाई पड़ते हैं। वो जब गैस सिलेंडर देखती है तो मोदी दिखाई पड़ते हैं। मकान जो उसका बना हुआ है मोदी दिखाई पड़ते हैं। और महिलाओं के नाम पे मकान संपत्ति रजिस्ट्रेशन इस देश के लिए एक मतलब अद्भुत घटना थी। कई महिलाओं के नाम पे संपत्ति नहीं होती थी। खेत बाड़ी तो होते ही नहीं, आप जानते ही हैं। बहनें हमारी चली जाती थी। आज जो एक छोटी महिलाओं के नाम पर जो घर उसका हो गया है, सिलेंडर हो गया है, बैंक खाता हो गया है, तो ये जो उसका सोशल एम्पावरमेंट, तेजस्वी तो इससे भी ज्यादा देने का अपना तेजस्वी प्रण कर चुके हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक फसल कट के घर में आ गई। दूसरा कह रहा है कि बबूल बोऊंगा इससे ज्यादा गेहूं पैदा होगा। अच्छा, बबूल बोऊंगा इससे ज्यादा गेहूं पैदा होगा। तो भैया एक आप समझ गए ना, जो मिला है भरोसा उस पर करेंगे जिसने दिया है। जो सिर्फ फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस है देने वाला, जैसे लालू ने इसलिए जीते थे 15 में उन्होंने कहा था कि मैंने 20 गलत काम किए, लेकिन तुम लोगों को जुबान तो दी। और मैंने वही कहा था कि ये नाभि का झगड़ा नहीं है, नाक का है। कि हमने सारे खनन जो थे वो राजपूतों के थे और भूमिहारों के थे। हमने तुमको इलीगल पट्टे दिए, गलत काम किया, लेकिन तुम्हें जुबान दी, ताकत दी, जुबान दी। तो ये बड़ी चीज थी। अब जो उनको जुबान देने थे वो तो लालू जी दे चुके हैं। अब दिक्कत ये हो गई कि जिनको आपने जुबान दी या जिनको आपने कहा था लाठी में तेल पिलाओ, तो अब वो तेल तो उन्होंने पिला लिया, करेंगे लाठी का उपयोग क्या? तो जो उपयोग कर रहे हैं उससे भी कुछ लोग नाराज होकर कहेंगे हाँ, आप लाठी को तेल पिलाएंगे तो उसके बाद लाठी का जो काम होगा। तो ये है। अब देखिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, तो इस चर्चा को विराम देते हैं अंतिम सवाल के साथ। अरविंद मोहन जी, तो मतलब तमाम एंटी इनकम्बेंसी के होते हुए, बाहुबली होते हुए, अप्पू टप्पू पप्पू की भाषा, कनपटी पे रिवॉल्वर, कनपटी पे कट्टा रख करके वाली भाषा के चलते, तमाम सारी चीजों के चलते भी आप मानते हैं कि सरकार एनडीए की ही बनेगी? अभी निश्चित रूप से एनडीए को एज है। और उसकी मुख्य वजह प्रधानमंत्री का स्थिर होना अपने बातों से, और वो एक इम्प्रेशन है। लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्य वजह हैं अगर एनडीए आगे है तो। और उनको लेके सिंपैथी है। बिहार असल में प्रगति का, विकास का भूखा रहा है, बहुत ही बदहाल स्थिति रही है। तो वहां से किसी एक पोजीशन तक ले आए हैं अगर नीतीश कुमार, तो वही असली बल है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि उस बल के से एनडीए अभी है। और एज उसी को है। एग्रेसिव वोटिंग जरूर थोड़ा अब परेशान करती है कि ये क्या हो गया, अचानक वोटिंग इस तरह से कैसे बढ़ गई, और तो उन चीज़ों का एक असर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी एनडीए को एज। ठीक है। और रामकृपाल जी, आप तो विशुद्ध रूप से सरकार बना ही रहे हैं। नहीं, निर्विवाद रूप से। केवल एक चीज का आप देख लीजिए अनुराग जी, 6 तारीख के पहले तक या नवंबर से पहले जितना बिहार में लगता था कांटे की टक्कर, अभी रिजल्ट नहीं आया। आते वोट पढ़ते ये हालत हो गई कि अब करीब 99% मीडिया के लोग, सारे लोग मानने लगे हैं कि भैया नीतीश आ रहा है। नीतीश आ रहे हैं, नहीं एनडीए आ रहा है। मतलब नीतीश को लेकर अभी भी सशंकित है लोग। मेरा कहना नहीं सशंकित, मेरा ये कहना है कि जो अब तक कांटे की टक्कर हो रही थी, अब वो लग रहा है कि हवा निकल गई है, कांटा निकल गया। वो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन मतगणना होती है तब पता चलता है कि न कांटा था न टक्कर थी। कांटे की टक्कर में न कांटा। उसके पहले जितनी जगह देखिए, हम तो 84 का बता रहे हैं इलेक्शन, हम तो नवभारत टाइम्स में थे, यही शैलेश गए थे, ये सब लोग वहां से, जो भी उस जमाने में तो सब था नहीं, तो हम लोग की कंटेस्ट कवर करते थे। तो चंद्रशेखर जी बलिया से चुनाव लड़ रहे थे और हमने हमारे नवभारत टाइम्स से शैलेश और टाइम्स ऑफ इंडिया से दिलीप अवस्थी गए थे। और जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी, तो मैंने नवभारत टाइम्स में खुद ही उस रिपोर्ट पर अपनी हेडिंग लगाई, जो उनके इंट्रो में था कि यहाँ कोई कंटेस्ट नहीं है, चंद्रशेखर लांग जाएंगे सातों पहाड़। मैंने इसी पर हेडिंग दे दी। जब रिजल्ट निकला
और मैंने उस दिन हेडिंग दी पूरे देश पर पंजे की छाप। हाँ। तो मैंने बुलाया इन लोगों को, मैंने कहा भैया आप लोग बलिया में ही थे कि कहीं और थे? क्या आकलन था आपका? तो सबने कहा कि जिसके पास जाते थे वही कांग्रेस को गाली देता था, साहब न खाद है, न पानी है, न नहर में पानी, सिंचाई नहीं, कुछ नहीं है। और बोले वो देखिए चंद्रशेखर चुनाव हार गए, कांग्रेस का एक ऐसा अनाम आदमी जीत गया जिसके बारे में पता ही नहीं था। तो आप सोचिए ना, अब उस समय बड़ी कांटे की टक्कर, बहुगुणा जीतेंगे। मैंने ये नहीं दी थी चेहरा देख के वोट मिले तो कैसे जीता बहुगुणा, वो भी सही साबित हुआ। वहां तो खैर वो चलिए, तो कुल मिलाकर के अरविंद मोहन जी का मानना है कांटे की टक्कर है, लेकिन उससे पार पालेगी एनडीए। नीतीश कुमार उसका फैक्टर हो सकते हैं अगर एनडीए बाजी मारेगी तो। और राम कृपाल जी का मानना है कि न कांटा है न टक्कर है, सीधे सीधे एज है एनडीए को। और मुख्यमंत्री अगर कृपा रही बीजेपी की और गठबंधन की तो फिर से नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश के ऊपर है, ठीक है, वो मना कर दे। जैसे पिछली बार उन्होंने कहा था, ऑफर किया था बीजेपी को कि आप अपना बना दीजिए किसी को, बीजेपी ने कहा कि नहीं। उनको मालूम है बिहार में नीतीश कुमार के बिना चलना मुश्किल है। चलिए, इस गहन आपके विश्लेषण के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों का, रामकृपाल जी आपका भी और अरविंद मोहन आपका भी। अब 14 तारीख को पता चलेगा कि इनमें से किसका आकलन सही बैठता है। वैसे नतीजा कुछ भी हो, मुझे लगता है कि आकलन दोनों का ही सही बैठने वाला है, क्योंकि एज दोनों ही एनडीए को दे रहे हैं। तो कारनामा में बिहार इलेक्शन को लेकर की ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट तो करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कारनामा में अगली बार किसी और मेहमान के साथ किसी और मुद्दे पर मिलते हैं। फिलहाल इंतजार कीजिए कि बिहार में एनडीए का कारनामा होगा या महागठबंधन का कारनामा होगा। हम बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।